much important from the point of view of this subject. बेस पीरियड ये एक टर्म है हमारे पास, दूसरा टर्म है डेल्टा। बेस पीरियड का सिंबल है बी, तो इसका यूनिट है डेज। ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम जो है एक ऐसा यूनिट है जो कि चेंज होता है, जिसके यूनिट्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कभी हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, कभी हमें सेकंड बहुत अजीब लगता है क्योंकि इतने ज़्यादा सेकंड्स हो जाते हैं, तो बंदा कहता है मिनट्स। या आम दिनों में हम कहते हैं कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, या 3 घंटे की फ़िल्म है, या फॉर एग्जांपल वी से इट्स 4 आवर्स ड्राइव कह लें, या फॉर एग्जांपल वी से कि आफ्टर 12 आवर्स वी विल बी गिवन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, अपॉन द सिनेरियो कि आप कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ इरिगेशन में आप दिनों की बात आ रही है, डेज। डेल्टा क्या है? इसका सिंबल इस तरह डेल शेप का सिंबल है और इसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर्स में, राइट। और ड्यूटी जो है इसका सिंबल है डी। ये सिंबल्स याद रख लें और इसको मेजर किया जाता है। इसका यूनिट जो है वो है हेक्टेयर पर क्यूमिक। हेक्टेयर जो है वो यूनिट है एरिया का, और क्यूमिक यूनिट है आपके पास मीटर क्यूब पर सेकेंड का, यानी डिस्चार्ज का। हेक्टेयर पर क्यूमिक आपको साफ जाहिर है कि अगर 1 क्यूमिक पानी हो, यानी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज हो, तो वो कितनी अराजी को कवर करेगा। तो अगर फसल ज़्यादा पानी जज़ब करने वाली हो तो वो कम अराजी को कवर करेगा, अगर फसल ज़्यादा पानी जज़ब करने वाली हो तो वो ज़्यादा अराजी कवर करेगा। तो ड्यूटी इज़ एक्चुअली इट्स द डेफिनेशन ऑफ वाटर। आई मीन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ मच एरिया इट्स गोइंग टू इरिगेट फॉर ए गिवन क्रॉप, फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी ऑफ ए गिवन कैनाल और ए गिवन चैनल, डेल्टा और बेस पीरियड। Anyways, these were their initial introductions. Now we will go into their detail in a stepwise process. Okay, so every crop requires certain amount of water after a certain fixed interval throughout its growth time. हर फसल को कुछ ना कुछ पानी चाहिए ताकि वो नशोनुमा करके पूरी तरह तैयार हो जाए इस्तेमाल के लिए, कटिंग के लिए। In England, regular rainfalls takes place and the rains are of adequate intensity and volume. So in such countries, irrigation is not as much necessary. मतलब those countries in which rainfall is a common procedure, where rainfalls occur incessantly and frequently. So in such countries, what's the issue then? In such countries, irrigation or perennial irrigation, let me say, is not a serious issue. ठीक है, आप पानी अप्लाई करें, आपको पानी अप्लाई करने की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, वेयर वी हैव गॉट अ सीरियस हीट वेव डेज, यानी जहाँ पे गर्मी बहुत सख्त पड़ती है, व्हाट हैपन्स इज दो इन हीट डेज हमें अल्लाह ताला ने बहुत ग्लेशियर्स अता किए हैं, ठंडे इलाके दिए हैं। इंडिया को भी हिमालयाज़ दिए हैं और हमें भी हिमालयाज़, कराकोरम, हिंदू कुश दिए हैं। एंड व्हाट हैपन्स और व्हाट अकर्स इन समर, दैट द ग्लेशियर्स आर मेल्टेड एंड आवर रिवर्स आर filled with water from these melting glaciers, right, in summer season. But anyways, summers are usually very hot, and sometimes what happens is that rainfalls are scarce because of the climate of the region, और यहाँ पे wood cutting भी चल रहा है। So in that situation we will be needing water, right? So irrigation is a necessary component in countries like Pakistan and India, where in summer season we have got plenty water, but in winter and autumn and in spring season water supply is usually unguaranteed because there is no melting of glaciers then. So in such a scenario, what we do is that we provide perennial irrigation and we provide storage facilities which stores water of flood and then use it sparingly throughout the year. Okay. अब पानी और सॉइल के दरमियान कुछ रिलेशनशिप है। डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स। सारी बात है, हर फसल की अपनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सेम क्रॉप्स में हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम कंट्री। एक ही फसल होगी, लेकिन अगर उसको आप बलूचिस्तान में लगाएं, या उसको आप पंजाब में लगाएं, या उसको आप केपी या कश्मीर में लगाएं, सो इन ऑल द 4 regions of land they will require different amount of water. This variation in climate, this variation in type of soil, in method of cultivation, and this variation in useful rainfalls automatically influence the amount of water required by the same crop but in different regions. Okay, अब crop period और base period की definition पे आते हैं। What is crop period? The time period that elapses from the instant of sowing of a crop to the instant of harvesting of the crop is called crop period. यानी जब आप एक फसल को बोते हैं और फिर उस फसल को off and on after a certain span of time आप पानी देते हैं, और एक टाइम आता है at the end of 3 months or 4 months, यानी at the end of a season a time comes when that particular
crop is ready for cutting, for harvesting. So we call all this period, all this season time as a crop period of that particular crop. The time between first watering and the last watering is called base period. The crop period sowing और harvesting के दरमियान time है, और base period first watering और last watering के दरमियान time है. Technically speaking, they are one and the same thing. This is a diagram which depicts the whole procedure. Sowing is done, then first watering occurs, then intermediate watering takes place, then last watering is done. तो आप देख सकते हैं कि different जगहों पे फसल आप जवान हो रही है, तैयार हो रही है. And at the end, harvesting time comes. So the time elapsed between sowing and harvesting is called base period, and the time elapsed between first watering after sowing and last watering before harvesting is called base period. ठीक है, तो वाटरिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉप पीरियड, और सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के हवाले से अगर आप देखें इट इज़ कॉल्ड बेस पीरियड. ठीक है, तो ये आप याद रख लें. Okay, its base period symbol is B and its unit is days. And delta, what is delta? Every crop requires, each crop requires certain amount of water after a fixed interval of time throughout its growth period. Okay, so the depth of water in each watering is 5 to 10 centimeters. The interval between two waterings is 6 to 15 days, called frequency of irrigation or rotation period. The summation of all the individual water depths that had been supplied during the entire base period is called delta. The depth of watering 1 plus depth of watering 2 plus depth of watering 3 plus depth of watering 4, and all the waterings, their summation is called delta for that particular crop. And the time elapsed between first and second watering is called rotation time, rotation period, or frequency of irrigation. ठीक है, it's called frequency of irrigation or rotation time. तो first watering and the last watering is base period. ये यहाँ पे भी explain हो चुका है. watering के हवाले से अगर देखें तो ये base period कहलाता है. और अगर आप sowing and हार्वेस्टिंग के हवाले से अगर देखें तो ये क्रॉप पीरियड कहलाता है. ठीक है, व्हाट इज़ डेल्टा? सो डेल्टा, ओके, डेल्टा हैज़ बीन एक्सप्लेन. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड. व्हाट इज़ डेल्टा? डेल्टा यूनिट इज़ एकड़, फीट एंड हेक्टर मीटर. ठीक है, और डेल्टा को चूँकि वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसलिए इसको मिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन क्यूबिक फुट में मेजर किया जा सकता है. एंड वी नॉर्मली यूज सेंटीमीटर फॉर मेजरिंग डेल्टा, द डेप्थ ऑफ वाटर दैट वुड स्टैंड ऑन द फील्ड without percolation, without absorption in soil. Symbol is del. There is a question: if rice requires 10 centimeter depth of water at an interval of 8 days and the crop period is 140 days, अगर crop period 140 दिन है और आपके पास जो watering intervals हैं वो 8 days, 8 days, 8 days, 8 days हैं, तो 140 डिवाइड बाई 8 आपके पास नंबर ऑफ वाटरिंग्स आ जाएंगे. और हर वाटरिंग 10 सेंटीमीटर गहराई का है तो number of waterings multiplied by 10 centimeter या 10 centimeter will give us the total delta that would be required for growing this crop. So here a table is given which represents the value of delta for various crops. For sugar cane it is 120 centimeter, rice 120 centimeter. यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि शुगर केन और राइस में बहुत पानी लगता है. और फिर सबसे एंड पे देखें फॉडर और पीज़ में बहुत कम पानी लगता है और शुगर केन और राइस में बहुत ज़्यादा पानी लगता है. यहाँ पे आ जाए ड्यूटी. ड्यूटी, व्हाट इज़ ड्यूटी? इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर एंड एरिया इरिगेटेड. ठीक है, सो और सिर्फ इरिगेटेड नहीं, सिर्फ एरिया इरिगेटेड नहीं, बल्कि उस एरिया पर जो फसल लगी है उसको तैयार किया जाता है. इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड, द नंबर ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड इरिगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ ए क्रॉप. ठीक है, बाय सप्लाई ऑफ 1 cubic of water constantly supplied during the entire base period. फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी को इंश्योर किया जाता है ताकि सप्लाई किया जाए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी 20 डेज़ के लिए. लेकिन इस तरह नहीं किया जाता. पानी को बहुत तरीके से अप्लाई किया जाता है कुछ देर बाद, जिसको हम रोटेशन टाइम कहते हैं या रोटेशन पीरियड कहते हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया न्यूमेरिकल भी उसको सॉल्व किया. तो यहाँ पे वैसे एक सिनेरियो को इमेजिन किया जाता है कि वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली अप्लाइड टू ए फील्ड for B days for entire crop period, 1 meter cube per second water given to a field on which a crop has been planted. So what will happen? How much area it's going to mature? How much area of crop it's going to ready? So that area is called duty of that water. ठीक है,
For example, if water is flowing at 1 cubic and for B days and it matures 200 hectare of land, then duty of that water for that particular crop will be 200 hectare per cubic. यानी 1 क्यूबिक से 200 हेक्टेयर को मैच्योर किया, और इसका सिंबल है डी। याद रखें डेल्टा का डी नहीं है, ड्यूटी का डी सिंबल है, डेल्टा का डेल है। ड्यूटी जो है अब यहाँ पे देखें 1 क्यूबिक पानी अगर आप इंश्योर करें तो तकरीबन शुगर केन का कम इलाका, शुगर केन का 730 हेक्टेयर एरिया सैराब होगा, लेकिन राइस का 775 और खरीफ क्रॉप्स का 1500 और रबी का 1800। मतलब रबी को कम पानी से भी उसका काफ़ी गुजारा हो जाता है, लेकिन शुगर केन को ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए शुगर केन की ड्यूटी सबसे कम है गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के लिए। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। अब आपने क्या करना है कि एक रिलेशनशिप डिराइव करना है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ हमने उस इक्वेशन पे थोड़ी सी मेहनत करनी है और एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। ओके, व्हाट इज़ दैट इक्वेशन? कि लेट देयर बी अ क्रॉप, एक क्रॉप है, इसका बेस पीरियड है बी डेज, ठीक है। इट मीन्स दैट द क्रॉप मैच्योर्स इन बी टाइम्स, बी डेज। तो अगर 1 क्यूबिक पानी यानी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज पानी अप्लाई किया जाए इस खेत पे जिस पे ये फसल लगी हुई है फॉर बी डेज, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर? द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी 1 meter cube per second into B days. जाहिर बात है, if 1 meter cube per second water is given for B days to a given land on which a crop has been planted, and you are interested in finding out volume, so the only way or the best way for you to get your answer is to strike out this time thing from 1 meter cube per second. तो उसको सेकेंड आप उससे किस तरह उड़ेगा अगर आप उसको B days के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स मल्टीप्लाई इट विद B days। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, एंड इन दिस वे 1 meter cube per second has been multiplied by this B days. So answer will come out to be 86,400 B meter cube. Remember, B is a symbol, but meter is a unit, meter cube is a unit, and B is a symbol which is part of this proof. क्योंकि हमने एक supposition की, हम और उस supposition के ऊपर हम काम कर रहे हैं। Now suppose this much water matures D hectares of land. Suppose this much volume of water is going to mature D hectares area, D hectare of land. Okay. So what will be the depth of water? Depth of water we know can be easily calculated by if we divide volume with by area. तो वॉल्यूम आपके पास है 86,400 D मीटर क्यूब और एरिया आपके पास है D हेक्टर। तो D × 10⁴ मीटर स्क्वायर। जब ये इस तरह ऊपर नीचे लिख लें आपके पास डेप्थ आ जाएगा 8.64 B/D, ठीक है। और ये मीटर में इसका जवाब आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका जवाब सेंटीमीटर में लाना चाहें तो 864 B/D सेंटीमीटर लिखें। डेल सेंटीमीटर में है, B डेज में है और D हेक्टर्स पर क्यूबिक्स में है। If find the delta for a crop when the duty is 900 hectare per cubic, अगर आपके पास ड्यूटी की वैल्यू 900 हेक्टेयर पर क्यूबिक है और बेस पीरियड 120 दिन है तो डेल्टा मालूम करें। तो यही आपके पास है 864 B/D, ठीक है। कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, जो जिस तरह के यूनिट्स दिए गए हैं, जिस तरह एज द लास्ट लाइन ऑफ दिस प्रूफ शो डेल विल कम आउट इन सेंटीमीटर इफ द वैल्यू of B is put in days in this given equation and the value of B is put in hectare per cubic, क्योंकि इनका जो कन्वर्जन है वो इस 864 B/D के अंदर हो चुका है, दोबारा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये एक न्यूमेरिकल के ज़रिए आपको समझाया गया है कि आपने इसको किस तरह हैंडल करना है, 864 B/D को किस तरह हैंडल करना है। यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, यानी ड्यूटी के ऊपर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्रॉप देखें, अगर क्रॉप ऐसा है कि उसको ज़्यादा पानी चाहिए तो क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर विल हैव लेस एरिया एंड क्रॉप रिक्वायरिंग लेस वाटर विल हैव मोर एरिया इन प्रिपेयर्ड फॉर्म। तो अगर पानी ज़्यादा चाहिए तो ड्यूटी कम हो, ठीक है। ड्यूटी इज़ द एकरेज कवर, ड्यूटी का मतलब है एरिया। और क्लाइमेट एंड सीजन, अगर आपके पास क्लाइमेट हॉट हो तो बहुत कम अराजी कवर होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर विल बी लॉस्ट इन इवेपोरेशन एंड पर्कुलेशन और इन हॉट वेदर। सो आपके पास एरिया कम कवर, एकरेज प्रिपेयर्ड प्लांटेशन कम कवर। यूजफुल रेनफॉल, इफ देयर इज़ रेनफॉल दैट इज़ गोइंग ऑन अलॉन्ग विद इरीगेशन वाटर, अगर इरीगेशन वाटर के साथ साथ आपके पास बारिश भी चल रही है तो वो उस पर फिर आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और ज़्यादा अराजी कवर होती है।
और टाइप ऑफ सॉइल, इफ सॉइल इज सच दैट इट प्रमोट्स पर्कुलेशन, राइट। आप जिस तरह पानी देते हैं वो इतना हाईली पर्कुलेशन कॉज करता है कि पानी डायरेक्ट जाके वो टेबल का हिस्सा बन जाता है। इस तरह के टाइप ऑफ सॉइल जो है दैट इज दे आर गोइंग टू गिव यू लेस एरिया इन प्लांटेशन। एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड क्या है? मॉडर्न एफिशिएंट वेज विल इंक्रीज एकरेज फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर आपके पास कल्टीवेशन मेथड अच्छा है तो ज़्यादा एरिया कवर होगा। यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है, एक कैनाल लेआउट किया गया है। आपके पास ये जो कैनाल्स हैं ये इनकी क्या किस्में हैं? तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट कैनाल्स आर मैन मेड, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने हमें दरिया दिए हैं, कैनाल्स जो हैं वो इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, वही इंजीनियरिंग इंसान ने इस्तेमाल की है। लेकिन जो हाँ एग्जैक्टली the division between a canal and a river is that canals are man-made. So suppose a river flow is going on and we diverted the river flow into a canal, तो उस canal को हम क्या कहेंगे? मेन कैनाल। और फिर मेन कैनाल से जो ब्रांच निकाली जाती है उसको क्या कहेंगे? ब्रांच कैनाल। और ब्रांच कैनाल तकरीबन 30 क्यूबिक के लगभग इसकी वैल्यू होगी। और फिर ब्रांच कैनाल से जो दूसरी कैनाल निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरी। इसी तरह फिर ऊपर को डिस्ट्रीब्यूटरी एक्सप्लेन की गई है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी से जो ब्रांच निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है? माइनर। और फिर माइनर से जो ब्रांच निकाली जाती है उसको कहा जाता है वाटर। सो इन दिस वे कैनाल वाटर इज़ डाइवर्टेड एंड वाटर इज़ डिलीवर्ड टू ए फील्ड। तो ये आपके पास एक फुल फ्लेज लेआउट ऑफ ए कैनाल सिस्टम है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये किस तरह के, सपोज़ आपके पास अमांदरा हेडवर्ड्स, तो अपर स्वात कैनाल आ रहा है और एक स्वात रिवर आ रहा है और उसमें आपने अमांदरा हेडवर्ड्स के मुकाम पे अपर स्वात कैनाल उससे सेपरेट करता है। तो अपर स्वात कैनाल जो सेपरेट किया जाता है उसको फिर बेंटन टनल्स के ज़रिए नीचे मलाकंड तक उतारा जाता है, ठीक है। तो जो टनलिंग के ज़रिए उस पानी को मलाकंड तक उतारा जाता है तो वो एज अ मेन कैनाल ट्रेवल नहीं करता बल्कि एक ब्रांच कैनाल बन जाता है। और फिर मलाकंड में वही ब्रांच कैनाल जाके डिस्ट्रीब्यूटरीज में तकसीम हो जाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरीज आगे जाके जो नज़दीक की फसलें होती हैं उनके लिए माइनर्स में डिवाइड हो जाता है। और फिर माइनर्स जो हैं वो फर्दर वाटर कोर्स में डिवाइड हो जाता है और किसी खेत को हानि पहुंचाता है। अब इस सारे प्रोसेस में डेफिनेटली कई लॉसेस होती हैं। एक लॉस तो आपके पास होती है एवेपोरेशन, बिकॉज वाटर इन समर सीजन इज ओपन टू एवेपोरेशन क्योंकि इट इज़ वेरी मच एक्सपोज टू सन रेज। तो एवेपोरेशन होती है, ये एक लॉस है। दूसरी लॉस है सीपेज की। ऑल दिस कैनाल सिस्टम इज अनलाइट, सो व्हाट विल अकर कि आपके पास पानी सीप होगा, वाटर आफ्टर सीपेज और आफ्टर सीपिंग विल गो एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ वाटर टेबल। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इसके कॉज वाटर लॉस। उसके आगे एक चैप्टर आ रहा है पूरा इंशाअल्लाह। एंड थर्ड काइंड ऑफ लॉसेज इन दीज कैनाल नेटवर्क्स आर इज़ दैट पीपल स्टील वाटर, जिसको पिल्फरेज कहते हैं। पीपल जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी चोरी किया जाता है यहाँ पाकिस्तान में, एज पीपल पिल्फर इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम मैनर पीपल पिल्फर या चोरी करते हैं या स्टील वाटर, क्योंकि हर किसी का अपनी नंबरदारी होती है और वो अगर अपने नंबर से ज़्यादा पानी हासिल करता है सो दैट कैन बी क्लियरली डिफाइंड एज स्टीलिंग। तो स्टीलिंग में ये होता है कि व्हेन वाटर पिल्फरेज अकर्स, सो द लास्ट फार्मर दैट इज सिचुएटेड एट द टेल एंड ऑफ ए गिवन कैनाल सिस्टम दैट गेट्स नो वाटर, उस तक पानी पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाता है। सो एवेपोरेशन, सीपेज और पिल्फरेज, इन तीनों चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. So it's a simple lecture, and let me again revise certain terms: duty, delta, and base period. These three important terms have been discussed in this lecture. So now irrigation engineering as a course is going to be started. In past lectures we discussed how water was applied in fields, how irrigation is divided on a major scale, right? Now we have become specialized. अब हम अपने special role की तरफ आ रहे हैं और for various crops हम delta और duty की value suggest करेंगे. Thank you.